आपका कोई कीड़ा है, कोई आपका छोटा जीव है, यदि वो मृत हो गया तो चींटियों का समूह आएगा और उसको टांग के ले जाएगा अपने साथ, तो मतलब कि उनका भी क्या करता है भक्षण, उनको भी डिकम्पोज करता है। मतलब ये अपघटक की श्रेणी के अंतर्गत भी क्या है आपकी चलती है, यानी अपघटक का भी काम करेगी, प्रथम उपभोक्ता का भी काम करेगी। तो ये किसके अंतर्गत पूछा है आपको, चींटी, तो अभी माना तो जाएगा प्रथम उपभोक्ता और दूसरा भी माना जाएगा आपका प्रथम उपभोक्ता। तो आपका कौन सा विकल्प सही है, पहला और दूसरा, इनकी केवल ए विकल्प आपका क्या रहेगा सही। लोमड़ी जो है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है और बाघ जो है वो आपका तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। बात समझ में आ रही होगी सर? ठीक है सर, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ? ठीक है, ये पढ़ाए हैं हमने तुम्हें, फिर एक बार चलिए फिर समझना। ये भी हमने आपको पढ़ाए हैं, सारे जो जितने हमने तुम्हें प्रश्न पढ़ाए हैं वो सारे प्रश्न यहाँ हैं, सुनना। समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पाद होते हैं, ध्यान करो, हमने आपसे कहा था कि 2 पॉइंट बताए थे, पाद प्लवक और जू प्लंकटन। ध्यान करो, यानी कि जो पाद प्लवक होते हैं, जो आपके पाद प्लवक होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, फाइटोप्लंक कहा जाता है। इनको ही क्या कहा जाता है, फाइटोप्लंक। फाइटोप्लंक का मतलब है पाद प्लवक, जबकि दूसरा जो इससे ऊपर आता है जू प्लंकटन। ध्यान करो, या तो फाइटोप्लंकटन कह दें या जू प्लंकटन कह दें या पाद प्लवक कह दें, या आपका दूसरे नंबर पर आता है जू प्लंकटन। तो जो जू प्लंकटन होगा वो खुद इन पर क्या करता है, निर्भर रहता है। इसके बाद यदि कहें तो छोटे आपके कीड़े मकोड़े जो जल के अंतर्गत रहते हैं, वो कीड़े मकोड़े इस पर निर्भर रहते हैं। इन कीड़े मकोड़े और इन जू प्लंकटन और इन पर आपकी छोटी मछलियां क्या करती हैं, आश्रित रहती हैं। और इन छोटी मछलियों पर कौन आश्रित रहती हैं, बड़ी मछलियां जो है वो आपकी क्या रहती हैं, आश्रित रहती हैं। तो पूरा क्रम है, सबसे पहले आपका कौन आता है, पाद प्लवक। तो प्राथमिक उत्पादक के तौर पर किसको जाना जाता है, पाद प्लवक को। ठीक है, छोटे छोटे आपको ये पाद प्लवक मिलेंगे इस प्रकार से, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी समुद्र के नीचे आप तल में देखोगे तो सबसे अधिक मात्रा में मिल जाएंगे, समुद्र से थोड़ा ऊपर भी मिल जाएंगे और ऊपर भी आपको तैरते हुए मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पाद क्या है, तो प्राथमिक उत्पाद के तौर पर आपको किसको टिक करना है, फाइटोप्लंक को टिक करना है। ठीक है सर, ये आएगा नहीं, समुद्री अर्पतरण, समुद्री आवर्तबीजी, जलीय बायोफाइट्स, तो ये नहीं आते हैं, केवल एक ही आपको याद रखना है जो आता है। चलिए नेक्स्ट समझना सर जरा, ये तो हमने आपको पढ़ाया ही है। 10% नियम किससे संबंधित है, ये 10% नियम किसे कहते हैं, ध्यान करो। आपको लिंडेमान की अवधारणा हमने आपको समझाई थी, और लिंडेमान की अवधारणा में आपको क्या बताया था, लिंडेमान के द्वारा क्या दिया गया था, 10% का क्या दिया गया, आपका नियम दिया गया। यानी कि जो आपके लिंडेमान है उनके द्वारा ऊर्जा का 10% का नियम दिया गया। ऊर्जा का 10% का नियम क्या कहता है, जब भी कभी ऊर्जा प्रथम स्तर से द्वितीय स्तर में आपकी जाएगी तो केवल ऊर्जा का 10% भाग ही क्या करता है, आपका ट्रांसफर होता है, बाकी 90% भाग आपका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता। तो इसको ही कहा जाता है 10% का नियम। 10% का नियम देने वाले कौन थे, लिंडेमान महोदय। दिया 10% का नियम किससे संबंधित है, ये ऊर्जा के विनिमय से संबंधित है, कि कितनी ऊर्जा क्या होती है यहाँ अफसोस एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। जैसे यहाँ पर आपकी क्या थी, घास थी, इस घास को किसने खाया, बकरी ने खाया, बकरी को किसने खाया, लोमड़ी ने खाया, और लोमड़ी को किसने खाया, शेर ने खाया। यही है ना सर। अब घास को बकरी खाता है, बकरी को लोमड़ी खाती है, और लोमड़ी को कौन खाता है, शेर खाता है। समझना सर जरा, ये घास है, क्या घास खाएगा सीधा, तुम आप लोग खाना खाते हो सीधा पेट में पहुंच जाता, नहीं, चबाने के लिए मेहनत करनी पड़ती, दांतों से चबाते हो, मेहनत हाथ से तोड़ते हो, उसको मुंह तक ले जाते, तो ये क्रिया की गई, क्रिया में आपकी एनर्जी वेस्ट हुई। यानी कि बकरी भी जब घास खाएगी, घास को चबाएगी, चबा करके जो एनर्जी प्राप्त करेगी, तो उस 100% एनर्जी में से केवल इसको कितना मिलता है, 10% ही मिलता है, और 90% क्या हो जाता है, आपका वेस्ट चली जाती है एनर्जी। यदि कहें बकरी, लोमड़ी को क्या बकरी ने ऐसे ही पकड़ लिया होगा, लोमड़ी भागी होगी, बकरी भागी होगी, तब जाके लोमड़ी को बकरी को लोमड़ी ने पकड़ पाया होगा। बकरी को खाने में, मेहनत करने में जो एनर्जी वेस्ट हुई, तो 90% एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, केवल कितनी ट्रांसफर होगी, 10%। शेर ने भी लोमड़ी या बकरी को ऐसे नहीं पकड़ा होगा, शेर जो होगा वो लोमड़ी को भी पकड़ने के लिए भागा होगा तेज। देखा होगा आपने, कोई शाकाहारी जीव है, मांसाहारी का शिकार, यदि मांसाहारी शाकाहारी का यदि शिकार करता है तो वह पहले भागेगा, जब पकड़ में आएगा तब उसको खाएगा। अब खाने और चबाने में भी एनर्जी वेस्ट होगी, और पकड़ने में, दौड़ने में एनर्जी वेस्ट होगी, तो केवल 10% एनर्जी ही क्या होती है, ट्रांसफर। मान लिया जाए कि यहाँ पर यदि आपकी सपोज दैट कितनी भी एनर्जी हो, जैसे कि यहाँ पर मान लिया जाए आपकी कितनी हो गई, 10,000 हो गई, यदि ऊपर जाओगे तो 10%, 10%, 10%, यानी कि आपकी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। बात
समझ गए ना सर जरा, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। फिर इसके बाद आप जाओगे ऊपर, लास्ट में आपकी केवल कितनी बचेगी 10, यानी कि ये जो एनर्जी है वो आपकी 10% ही क्या करेगी, ऊपर पहुंचेगी, ठीक है सर। कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ रहे कि नहीं सर। 10,000 थी, वो आपकी 1,000 बची, 1,000 का 100 बचा और 100 का केवल कितना बचता है 10, यानी कि 10% ऊर्जा ही क्या होती है, ट्रांसफर। उन्होंने क्या कहा है 10% का नियम, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। हाँ ठीक है, समझ लीजिए। ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंच जाना, हाँ ये भी ठीक है, चलिए सर समझ लेते हैं। पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये तो हटा ही दिया। अब समझना सर, हमने तुम्हें ऊष्मा बताया था कि ऊर्जा का नियम बताया था, ऊर्जा का। भाई अभी कह रहे कि किसका नियम है, ऊर्जा के विनिमय का नियम है। तो ऊर्जा का एक का खाद्य से एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर, ये आपका खाद्य रूप में, खाद्य रूप का मतलब क्या है, ये घास है, ये घास में जो ऊर्जा रहेगी, घास में जो ऊर्जा रहेगी वो ऊर्जा खाद्य रूप में रहेगी। जब बकरी के द्वारा खाया जाएगा तो ये एक पोषण स्तर है, ये दूसरा पोषण स्तर है। फिर जब लोमड़ी बकरी को खाएगी तो ये एक पोषण स्तर होगा और ये दूसरा पोषण स्तर होगा। मतलब जो ऊर्जा होती है वो खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में क्या करती है, केवल 10% ही होती है ट्रांसफर। उसको ही कहा जाता है ऊर्जा का नियम, लिंडेमान का नियम या 10% का नियम। बात समझ गए कि नहीं सर, ये सब हमने तुम्हें डिटेल। तो आपका आंसर क्या सही है, फिर केवल ये आपका, ये ऊपर वाला आपका क्या है सही है और ये आपका क्या है गलत, यानी बी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन सही, ठीक है सर। बात समझ में आ रही कि नहीं सर, समझना है, देखना सर। चलिए सर, ये बताना सर जरा, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस जीव का, किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। समझना सर जरा, टिड्डा है, ये भेक है, ये सांप है, ये मवेशी है। ये भेक क्या होता है सर, देख लेते हैं सर, आखिर ये भेक है क्या सर, समझना सर जरा। कोई दिक्कत नहीं सर, आप बस केवल पढ़ते चलें, आपको परेशानी नहीं होगी सर। ये बड़े विचित्र नाम है सर, कोई बात नहीं, समझना सर जरा, देखना सर, समझना सर जरा। ये भेक नहीं होना चाहिए, भेड़ होना चाहिए, ठीक। लेकिन मवेशी ऑलरेडी है और ये भेड़ भी है, देखते हैं सर, अभी देखते हैं। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं, अरे समझ लेते हैं, समझना सर जरा। आपको आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा, आपको एक्सप्लेनेशन हम दे देंगे। ये कुछ भी लिखा रहे, भेक हो भेड़ हो, क्या फर्क पड़ता, सुनना। यदि कहें कि डीडीटी और डीडीटी का समावेश कैसे होगा, तो समझना, डीडीटी का समावेश का मतलब है जैसे एक व्यक्ति के द्वारा ये घास थी, इस घास में छिड़काव किया गया किसका, डीडीटी का। समझना सर जरा, कोई घास थी या कोई आपकी फसल थी, उसमें डीडीटी का क्या कर, कीटनाशक दवा का क्या कर दिया गया, छिड़काव कर दिया गया। अब जब कीटनाशक दवा का छिड़काव कर दिया गया, ये पारिस्थितिकी तंत्र के एक स्तर पर पहुंच गया, यानी कि घास में पहुंच गया। अब इस घास को कौन खाएगा, या तो बकरी खाएगी, या आपका क्या, आपका कौन खाएगा, आपकी हिरन खाएगा, या आपकी गाय खाएगी, कोई भी खा ले। ये डीडीटी का प्रभाव कहाँ पहुंचेगा, इस बकरी या हिरन में पहुंचेगा। फिर इसके बाद यदि इस बकरी हिरन को कोई लोमड़ी खाती है, या कोई आपका ये उत्पादक था, उत्पादक से प्रथम भोगता है, द्वितीय को भोगता है, और लास्ट में इस लोमड़ी को कौन खाता है, शेर खाता है। सपोज दैट यदि हम मान लें कि ये घास थी, इस घास को किसके द्वारा खाया गया, किसी टिड्डे के द्वारा क्या कर दिया गया, खा लिया गया। बात समझ गए सर। या इस टिड्डे के द्वारा खा लिया गया, या आपका कोई इस टिड्डा है, इस टिड्डे को किसने खा लिया, मेढक ने खा लिया, और मेढक को किसने खा लिया, आपके सर्प ने खा लिया। अब समझना सर जरा, ये टिड्डा है, इसको कोई मेढक खा जाए और मेढक के बाद सर्प खा जाए, और सर्प को कौन खा जाए, आपकी मोर या बाज खा जाए। देखना सर जरा, अब जो डीडीटी का छिड़काव होगा वो एक स्तर से दूसरे स्तर में जाएगा, तो कहां पर डीडीटी का सांद्रण सबसे अधिक होगा, पहले स्तर में कि सबसे लास्ट स्तर में कि मध्य के स्तर में। तो समझना सर जरा, जब भी कभी कीटनाशक दवा के प्रभाव की बात कहें तो ये ऊर्जा नहीं है, इसका स्थानांतरण सबसे लास्ट वाले स्तर में सबसे अधिक होगा। यानी डीडीटी का जो आपका सांद्रण, डीडीटी का अधिक मात्रा कहां उपस्थित मिलेगी, सबसे अंत में प्राप्त करने वाले जीव में। टिड्डा है, ये आपका शाकाहारी है। भेक हमें नाम समझ में आ नहीं रहा, यदि भेड़ भी मान ले तो ये शाकाहारी हुआ, और मवेशी है आपका, ये तो शाकाहारी होता ही है। लास्ट में आपका क्या हो गया, सांप, ये मांसाहारी है,
इसके ऊपर कोई आपका मांसाहारी नहीं है, ना आपका मोर है, ना आपका बाज है, तो सबसे अधिक जो DDT का सांद्रण होगा वो किस में होगा? इस मांसाहारी जीव सांप में होगा। ध्यान रखना सर, ये भेग को हम ये मान लेते हैं कि ये कोई आपका शाकाहारी जीव है, उस कंडीशन में आपका सी ऑप्शन को हम क्या मानते हैं? सही मानते हैं। ठीक है ना सर, ये मान लिया भेग क्या है? कोई शाकाहारी जीव है, तब उस कंडीशन में क्या हो गया? ये रहेगा। ठीक है सर, बताओ कोई दिक्कत नहीं। DDT का समावेश होने के बाद एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा, तो सबसे लास्ट के स्तर में ये आपका DDT का सांद्रण जो होता है वो क्या होता है? आपका प्रदर्शित होता है। पहले वाले स्तर में इतना अधिक प्रभाव नहीं दिखाता है जितना लास्ट वाले स्तर में क्या दिखाता है? ये अधिक प्रभाव दिखाता है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट अगला समझना सर। ये तो हमने आपको पढ़ाया है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन है जो पारिस्थितिकी तंत्र का या पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? किसको पारिस्थितिकी का मित्र नहीं कहा जाता? कहते हो आप यूकेलिप्टस को क्या नहीं कहा जाता? पारिस्थितिकी का मित्र नहीं कहा जाता। सरल क्वेश्चन है सर, बहुत सरल है। बबूल नहीं, नीम नहीं और ना ही आपका पीपल, आपको किसको टिक करना है? यूकेलिप्टस। रीजन है यूकेलिप्टस को क्यों पारिस्थितिकी का मित्र नहीं, पारिस्थितिकी के शत्रु की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जिस जगह पर आप यूकेलिप्टस पेड़ को आप लगा देंगे, वह यूकेलिप्टस पेड़ की विशेषता होगी अपने आसपास पाई जाने वाली नमी, अपने आसपास पाया जाने वाले जल को क्या कर लेगा? अवशोषण कर लेगा। अन्य जगह जल के स्तर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। जो जल रहेगा वो पूरा किसके द्वारा अवशोषण कर लिया जाएगा? यूकेलिप्टस के द्वारा क्या कर लिया जाएगा? अवशोषित कर लिया जाएगा। बात समझ में आई है? चलिए सर नेक्स्ट समझना सर जनाब। इसके बाद नेक्स्ट है लैंटिक आवास। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब, दलदल, झरना, नदी, तालाब, नदी, उपर्युक्त सभी। समझना सर जरा, समझना। यदि कहें दो नाम हमने आपको पढ़ाए थे, एक लैंटिक आवास पढ़ाया था, एक लोटिक आवास पढ़ाया था। ध्यान होगा सर जरा, लैंटिक आवास भी पढ़ाया था और लोटिक आवास भी पढ़ाया था कि नहीं? ध्यान करो सर, जल में जो हैं वो आवास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लैंटिक आवास और एक होता है आपका कौन? लोटिक आवास। लैंटिक आवास की बात कहें कि लैंटिक आवास कहाँ बनता है और लोटिक आवास की बात कहें तो लोटिक आवास कहाँ बनता है, तो समझना जब भी कहीं पानी का जल जहाँ पर आपको क्या मिलता है? स्थिर मिलता है, तो स्थिर जल में जो आवास बनता है उसको लैंटिक आवास कहा जाता है। लेकिन आपका बहते हुए जल, यानी कि जहां का जल क्या नहीं है? स्थिर नहीं है, बहता हुआ जल है, तो बहते हुए जल में जो आपका आवास बनता है उसको क्या कहा जाता है? लोटिक आवास कहा जाता है। समझना सर जरा, दोनों हमने आपको बताए हैं, शायद ये नहीं बताए तो फिर सुन लो। लैंटिक आवास का मतलब है स्थिर या ठहरे हुए जल में जीव जंतुओं के द्वारा बनाए जाने वाले आवास को क्या कहा जाता है? लैंटिक आवास। बहते हुए जल में जीव जंतुओं के द्वारा बनाए गए आवास को क्या कहा जाता है? लोटिक आवास। बात समझ गए सर? अब देखना सर जरा, जो लैंटिक आवास होगा स्थिर आवास होगा, तो आपका स्थिर आवास कौन है? तालाब और दलदल आपका क्या आता है? स्थिर है। भाई तालाब कहाँ बह रहा है? कहीं नहीं, एक जगह भर गया। दलदल एक जगह भर गया पानी, ये भी तालाब भी स्थिर है, दलदल भी स्थिर है। नदी तो आपकी बहती है और नदी तो आपकी बहती है, तो झरना भले ही स्थिर हो, तालाब भले ही स्थिर हो, लेकिन नदी बहने के कारण ये विकल्प बी और सी नहीं होगा और उपर्युक्त तो सभी तो हो ही नहीं सकता। तो आपको टिक केवल किसको करना है? ए को, यानी कि जो तालाब और दलदल है वो आपका क्या होगा? टिक होगा। समझना सर जरा, समझना सर जरा। तालाब हुआ, दलदल हुआ, या आपका झील हुआ, या आपका कोई जलाशय हुआ, ये सारे के सारे, जैसे जलाशय का नाम ना लो, जलाशय तो बड़ा हो जाता। तालाब हुआ, दलदल हुआ, झील हुआ, एक आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये आपके सब लैंटिक आवास के उदाहरण हैं। यानी कि आर्द्र भूमि में जल स्थिर रहेगा, झील में जल स्थिर रहेगा, दलदल में, तालाब में, सब में। कुआं है उसका पानी भी लगभग स्थिर रहता है, तो वहां पर भी यदि कोई जीव जंतु अपना आवास बना लेता है तो उसको भी क्या कहा जाता है? आपका लैंटिक आवास का उदाहरण माना जाता है। तो लैंटिक आवास का मतलब है स्थिर जल में जो जीव जंतु अपना आवास बनाए उनको लैंटिक आवास, और बहते हुए जल में जो अपना आवास बनाए उनको लोटिक आवास कहा जाता है। सर कंप्लीट है सर, 10 क्वेश्चन या 12 इसके ही थे। ठीक है सर, सबके केवल 10-10-12 क्वेश्चन लेके आए थे, समझना। चलिए सर आगे समझना सर जरा। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया है, ठीक है सर, ठीक है। आप देखना सर 2 मिनट, समझना सर जरा। नेक्स्ट सर,
ठीक है सर, इसको और ले लेते हैं। सुनो, चलिए सर, अब पहले मैथ। साइकोलॉजी तुम्हारी सबसे लास्ट में जाएगी सर, ध्यान रखना, या इसके बाद हम देखते हैं साइकोलॉजी ले लें, क्योंकि साइकोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा, उसमें ज़्यादा प्रश्न है, उसको ज़्यादा पढ़ाना है, बस रीज़न ये है, समझना सर। सबसे पहले यदि हम कहें, यदि प्रश्न है 10-12 सवाल इसके हैं, इसको ले लेते हैं सर, समझना। सबसे पहले यदि कोई कहता है a प्लस बी अपॉन सी, बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी बराबर के है, तो बताइए फिर के का मान क्या है। आप आंख बंद करके टिक कर देंगे कि ये रहा हमारा उत्तर, लेकिन ऐसे टिक नहीं करना है सर, ठीक है ना सर। हमने कहा था कि कुछ प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हें याद रखना है, सीधे पेपर में फंसेंगे। देखना सर, जब भी कभी ये दिया हो, तो हमने इसके पिछले ही आपको पढ़ाया था, जब भी कभी a बराबर b हो, b बराबर c हो और c बराबर k हो, तो a बराबर k होगा और b बराबर भी k होगा और c बराबर भी क्या होगा, k। मतलब आपस में यदि a b c d आपस में बराबर हैं k के, तो वह स्वतंत्र स्वतंत्र भी किसके बराबर होते हैं, k के बराबर होते हैं। अब क्या किया, a प्लस v बराबर क्या कर दिया, a प्लस v अपॉन c बराबर क्या कर दिया, k। दूसरे नंबर पर किया b प्लस c अपॉन a बराबर क्या कर दिया, k। तीसरे नंबर पर c प्लस a अपॉन b बराबर कर दिया क्या, k। इन सभी का आपस में आपने क्या किया, गुणा। अब जब सब में आप आपस में गुणा करते हो, वैसे देख लेना सर जरा, सभी में जब आपस में आप क्या करते हो, गुणा करते हो, वैसे देखना सर, हम आपको दूसरा तरीका भी बताते हैं सर कि के का मान क्या आता है, देखना। लेकिन एक बार यहाँ लेते हैं सर, a प्लस बी अपॉन सी बराबर के है। अब a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया है, c के, कॉमा b प्लस सी बराबर क्या आ गया है, a के, कॉमा c प्लस a बराबर क्या आ गया है, b के। ये तीनों समीकरणों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण, इन तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ दिया, तो a प्लस बी साथ में जोड़ा आपने, b प्लस सी साथ में जोड़ा, c प्लस a बराबर के इस तरफ क्या जुड़ गए, c के प्लस आपका a के प्लस आपका क्या रहा, b के। यदि इनको आपस में जोड़ते हो तो ये आपका a और ये क्या हो गया, 2a प्लस आपका 2b प्लस आपका 2c बराबर ये k कॉमन आ जाएगा। वैसे a के जोड़ लो प्लस b के जोड़ लो प्लस c के जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। यहाँ लिखते हैं 2 कॉमन है, a प्लस b प्लस c आ गया, बराबर यहाँ k कॉमन है, a प्लस b प्लस c आ गया, a प्लस b प्लस c से a प्लस b c कैंसिल है, और k का मान कितने के बराबर होगा, 2 के। तो हमने आपसे कहा ही था कि आप इसको याद रखेंगे, k का मान क्या रहेगा, 2 के बराबर। लेकिन याद नहीं रखना सर, सॉल्यूशन देखना है, ठीक है सर, समझना सर जरा। वैसे तो यहाँ देखें आप ए बी सी, यदि ए बी सी की यदि बात कहें, तो जब आपको कुछ समझ में ना आए कि क्या करें, तो एक पुट वैल्यू आती है, अपने मन से ए का मान माना 1, बी का मान माना 1, सी का मान माना 1, 1 प्लस 1/1 बराबर कितना आएगा, 2/1। सब में ये मान मानो, वैल्यू क्या होती है आपकी, पुट होती है। यहीं से आप चेक कर लो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका मान रखने पर ये मान बराबर के होगा, तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा कि के बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यदि वह मान जो तीनों की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराता है, तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है सर। लेकिन विकल्प तो यही चेक करना पड़ेगा आपसे, ठीक है सर, नहीं तो सॉल्यूशन आपके पास है। चलिए दूसरा प्रश्न, ये आपको ये ध्यान रखना, ये वो प्रश्न है जो आपके इसी पैटर्न पर पेपर में पूछे जाएंगे। हमने आपसे कहा है आज जो जितने ये सवाल हैं 10 या 15 जितने सवालों में देख लेना आप, 10 पैटर्न तो सेम फंसेंगे, हो सकता है 15 की 15 फंस जाएं। तो आपको अच्छे से समझना है सर, इनके पैटर्न को सरल करना है कि इसका मान क्या होगा। अब सर आपको सरल करने के लिए क्या करना है, आपको अलग से नहीं कि तुम फिर इसको यहां लिखो फिर कोष्टक तोड़ो, फिर नहीं, ये नहीं करना, वहीं के वहीं ऊपर सोल्व करो उसी पेपर के ऊपर। सबसे पहले इन सभी में क्या सोल्व होगा, रेखा कोष्टक। सबसे पहले क्या होता है, कोष्टकों में रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक किसके ऊपर है, 13 और 7 के ऊपर है। 13 में से आप क्या कर दोगे, 7 घटा दोगे, आपका कितना रहेगा, 6। अब भाग का निशान है, 6 का भाग किस में दिया आपने, 24 में, तो भाग दिया 24 में, कितना बच गया आपका, 4। ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 4 है, क्या बच जाएगा आपका, माइनस का 4। क्या बचेगा सर आपका, माइनस का 4, और आगे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और ऑलरेडी आपका -9 है, तो माइनस का 9 और प्लस का 4 क्या होता है, माइनस का 5। बात समझ गए कि नहीं सर, आपको नीचे कहीं नहीं जाना, आपको ऊपर ही वहीं पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बात समझ में आई होगी सर, क्या कहा, जब भी कभी वो कहें आप ऊपर ही सॉल्व करें, तुरंत के तुरंत आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट समझना सर जरा,
अगला अगला कहा गया है कि एक भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुणों से एक अधिक है, अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर संख्या जो है वह 1 प्राप्त होती है, तो आपकी मूल भिन्न क्या होगी, ये कहा गया है। समझना सर, इन्होंने कहा एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से क्या है आपका अधिक है। इन्होंने कहा है मान लिया ये अंश है और मान लिया कि ये हर है 2 मिनट के लिए। उन्होंने कहा एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का हर यानी जो हर है वो अंश के दुगने, तो अंश का दुगना माना कि अंश x है तो हर क्या होगा आपका दुगना 2x। दुगने से एक अधिक है, दुगने से भी एक क्या है अधिक है, बात समझ गए। यानी हर का मान क्या है 2x + 1 और अंश का मान क्या है आपका x। भाई अंश को यदि x माना तो अंश के दुगने से एक अधिक कौन है, आपका भिन्न का हर है, तो अंश का मान है x और फिर हर का मान कितना है 2x + 1। बात समझ पाए कि नहीं, क्या कहा, एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है और अंश के दुगने से यदि एक अधिक है तो अंश को हमने मान लिया कि x है, तो अंश का दुगना क्या है 2x है और 2x का एक अधिक क्या है आपका ये हर है, तो हर बराबर क्या होगा 2x + 1 होगा। अब समझना सर अंश और हर हो गए, लेकिन अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर हमने लिखा अंश ऊपर लिखा जाता, हर लिखा जाता नीचे। हम लोगों ने कहा कि अंश में 2 जोड़ने पर और आपका हर में क्या करने पर 3 घटाने पर, तो अंश जो था वो x, इसमें क्या कर दिया 2 जोड़ दिया और हर में आपने क्या कर दिया 3 घटा दिया। हर क्या था आपका 2x + 1 था, इसमें आपने क्या कर दिया 3 घटा दिया, तो जो आपकी संख्या प्राप्त होती है वो किसके बराबर हो जाती है 1 के बराबर प्राप्त होती है। बराबर क्या कर दिया 1, इसको सॉल्व किया आपने, इसके नीचे 1 माना, इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आया x + 2 बराबर आ गया 2x + 1 माइनस कितना रहा 3। आप देखना सर जरा, ये 2 है x है, इसको यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, तो आपका ये 2 रहेगा, ये आपका 1 - 3 है, इस 1 में से 3 घटाओगे -2 रहेगा, -2 इस तरफ आ जाएगा, आपका किसका रहेगा प्लस का 2 रहेगा। बराबर में यदि ये 2x था, ये x उस तरफ गया तो किसका हो गया माइनस का हो गया, ये 2x में से x घटाओगे तो आपका क्या बच गया x, इसका x का मान कितना आ गया 4, ये x का मान 4, ये x का मान 4 आया है, ये x का मान 4 आया है और x का मान 4 यदि भिन्न मूल क्या होगी आपकी अंश बटे क्या होगी हर होगी। क्यों, मूल भिन्न क्या है, भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है, तो मूल भिन्न जो होगी वो x अपॉन क्या होगी 2x + 1 होगी। लेकिन उसमें परिवर्तन कब हुआ था, जब अंश में 2 जोड़ दिया था और हर में 3 घटा दिया था तो 1 प्राप्त हुआ था। तो इसका मान नहीं, मान इसका चाहिए, मान क्या निकालोगे, x का मान आया है 4, x का जो मान आया है वो आया है 4 अपॉन क्या कर दोगे 2 × 4 + 1 यानी कि 4 आप कर दोगे 8 और 1 9, यानी कि आपका आंसर क्या रहेगा 4/9। कौन सी संख्या 4/9 है, सी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है 4/9 आपका क्या है सही है। बात समझ गए सर, समझदार हो सर। वैसे यदि देखा जाए और भी तरीके हैं, देखना सर जरा, यदि उन्होंने कहा है एक कोई अंश है या हर है, वह एक हर है उसका अंश के दुगने से एक अधिक है, तो मूल भिन्न ही तो है। तो देखना सर जरा, हम देखते हैं सर जरा दूसरा तरीका क्या कहता है मूल भिन्न। उन्होंने कहा कि यदि उस भिन्न में, अब यहां तक हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि ये तो आपकी भिन्न ही दी गई है कि हर में जो हर है वह अंश के दुगने से एक अधिक है, तो ये तो भिन्न का ही है कि भिन्न को लिखना है। लेकिन भिन्न में यदि मूल भिन्न में परिवर्तन कर दें, किसका 2 जोड़ दें और 3 घटा दें तो क्या होगा 1 प्राप्त होगा। कौन से विकल्प में अंश में 2 जोड़ने पर और हर में से 3 घटाने पर उत्तर 1 प्राप्त होता है, बताना सर जरा। यदि हम कहें यहां पर 2 और 2 जोड़ दिए तो कितना हुआ 4, 5 में से 3 घटाया आपका कितना आया 2, 2 में से 2 का भाग दिया कितना आया आपका 2। क्या ये हमारा आंसर है, जवाब है नहीं, यानी पहला विकल्प नहीं होगा। 1/9 था, हमने क्या कहा अंश में 2 जोड़ने पर आपने जोड़ दिया अंश में 2 और हर में से क्या कर दिया आपने 3 घटा दिया, उत्तर क्या आया आपका 3 और नीचे आपका कितना आया 6, 3 में से 6 को भाग दिया कितना आया 1/2। क्या 1 आ रहा है, नहीं 1/2, ये भी हमारा आंसर नहीं है, इसको भी काट दो। 4/9 पे जाओ, 4/9 की यदि बात कही कि ये 4/9 है, इसमें क्या कर दिया 2 जोड़ दिया और इसमें आपने 3 घटा दिया, कितना आ गया 6 आ गया, 6 आ गया, 6 से भाग दिया कितना आया 1, यही हमारा उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर लिया इसको चेक कर लिया। तो वाई ऑप्शन आपको ऐसे चेक करना है, इससे बचना बेस्ट रहेगा, 2 मिनट में आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं सर, ध्यान रखना, लेकिन दुगना और तिगुना नहीं करना। क्यों, ये मूल भिन्न थी,
इस मूल भिन्न के अंश में जोड़ने और घटाने पर जो आपको नई संख्या प्राप्त होती है वो एक, तो आप यहां से इसको लेंगे। कहां से आपको लेना है और क्या करना है समझ रहे होगे सर बात, ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। दोनों तरीके आपको आने चाहिए सर। ये तरीका विद इन सेकंड आंसर देगा, ये थोड़ा टाइम ले लेगा, बस सॉल्यूशन आपको करना चाहे जो आपको सही लगे। चलिए सर फिर समझना सर जरा अगला प्रश्न। यदि कहें मासा a,8 बराबर 4 है और लासा a,8 बराबर क्या है आपका 24 है, तो ज्ञात कीजिए कि a का मान क्या होगा। ये पूछा है ना सर, ज्ञात कीजिए कि a का मान जो है वो आपका क्या होगा। तो a का मान सर क्या होगा, समझ लेते हैं सर जरा कि a का मान क्या होगा। देखना सर जरा, मासा का ये दिया है 1,8 बराबर 4, लासा दिया है 1,8 बराबर 24। मतलब क्या, कोई दो संख्याएं हैं, एक है a और एक है आपकी क्या 8। उनका मासा जो है, इनका मासा जो है वो 4 है और इन्हीं a और 8 संख्याओं का जो लासा है वो लासा कितना दिया गया है आपका 24 है। ये कहा है कि मासा जो है वो आपका 4 है और लासा जो दिया है वो कितना दिया है 24 दिया। अब आपको निकालना है कि a का मान क्या होगा। तो ध्यान करो, आपको कंडीशन पढ़ाई है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आता है एलसीएम इंटू क्या आता है एचसीएफ। यही तो पढ़ाया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या क्या है a है, तो हम पहली संख्या को मान लिया a, दूसरी संख्या 8 है तो दूसरी संख्या को मान लिया 8। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम, दिया गया है एलसीएम कितना है 24 इंटू दिया गया है एचसीएफ कितना है 4। बात समझ गए होगे सर। 8 से 24 को 3 बार काट दिया तो a बराबर उत्तर कितना आ गया 12। यानी कि आपका कौन सा विकल्प 12 है, बी ऑप्शन कहता है कि ये विकल्प 12 सही है। बात समझ गए इसकी नहीं सर, तरीका आपको आता है सर, समझ गए, ठीक है ना सर। बताओ कोई दिक्कत हो किसी को, नहीं। अगला समझना सर जना, देखना सर जना। अगला प्रश्न है, आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है, परिमाप 46 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल का एक हमने ले लिया। देखना इसका आंसर तो ये यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है, हम सीधा टिक करते हैं कि 120 आया है, लेकिन आप सॉल्यूशन आपको देते हैं। सुनना सर जरा, ये कई बार यूपी टेट में पूछा गया है, लेकिन समझ लीजिए सर आप कैसे। इन्होंने कहा एक आयताकार कोई खेत है, ये मान लिया आयताकार खेत है, इसका विकर्ण दिया गया है, ये कितना है आपका 17 मीटर इसका क्या है विकर्ण है। ये कोई आपका ए भुजा हो गई, ये आपकी कोई ये आपका ए बिंदु हो गया कोई, और ये आपका कोई बी बिंदु हो गया, ये आपका सी बिंदु हो गया, ये डी बिंदु हो गया। मान लिया कि आयत है, आयत है तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। हमने मान लिया कि ये आपकी लंबाई है और ये आपकी क्या है चौड़ाई है, आयत है चूंकि। और आयत के जो लंबाई चौड़ाई यानी कि जो आयत होता है उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। और जब प्रत्येक कोण समकोण होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। और ये किसकी भांति काम करेगा, कर्ण की भांति काम करेगा। और कर्ण में पाइथागोरस आपकी समकोण त्रिभुज यदि बन गया तो पाइथागोरस प्रमेय लागू है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर क्या कहते हो, आधार का वर्ग प्लस क्या कहते हो, लंब का वर्ग। यानी कि ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय भी हमने लगा के रख ली। अब सुनना सर आगे, एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है और परिमाप, विकर्ण दिया है 17 मीटर और परिमाप, ध्यान करो, एक कोई आयताकार आकृति है, उस आयताकार आकृति का परिमाप कोई कहता है, या आयत है उसका परिमाप कोई कहे, या आपका क्षेत्रफल कोई कहे। तो क्षेत्रफल कहते हो आप क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के, और परिमाप किसके बराबर होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई के। बात समझ में आई होगी। इसका जो क्षेत्र परिमाप होता है 2 लंबाई धन क्या होता है चौड़ाई। ये भी कहां से आ जाता है आपको पता है। परिमाप का मतलब क्या है, किसी आकृति के भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ये L है तो ये L होगी, ये B है तो ये B होगी। L और L क्या हो गया, 2L हो गया, B और B क्या हो गया, 2B हो गया। 2 कॉमन आ गया तो बच गया क्या, L प्लस V, यानी 2 इंटू L प्लस V क्या होता है, उस आयत का परिमाप होता। अब आयत का परिमाप ये रहा और आयत का क्षेत्रफल ये रहा। क्या कह रहे हैं वो, लेकिन दिया विकर्ण है और परिमाप है। तो समझना सर जरा, इन्होंने कहा है परिमाप, परिमाप का मतलब क्या है, 2 इंटू एल प्लस वी बराबर क्या कहा गया है कि परिमाप दिया गया है आपका कितना, 46 है। यदि 2l प्लस वी बराबर 46 है, ये परिमाप दिया था कि परिमाप कितना है, किसी आयताकार आकृति का परिमाप 46 है। तो हमने परिमाप का फॉर्मूला लिखा 2 इंटू एल प्लस वी बराबर कितना आ गया, 46। तो यदि कहें कि l प्लस वी बराबर कितना होगा, 46 में भाग दिया 2 का कितना आया, 23। l प्लस वी का मान 23 है,
एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का मान कितना होगा, इस 17 के वर्ग के बराबर। क्यों, कर्ण का मान कितना है, 17 है, तो 17 का स्क्वायर, ये आ गया वी स्क्वायर प्लस कितना आ गया, एल स्क्वायर। यहां तक ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब समझना सर जरा, आपको मान किसका निकालना, आपको मान निकालना है सर, आपको जो मान निकालना है वो मान निकालना है खेत के क्षेत्रफल का। देखते हैं सर खेत के क्षेत्रफल का कैसे मान निकालते हैं, देखना। ये एल प्लस वी था, इस एल प्लस वी का होल स्क्वायर किया, ए प्लस वी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस वी, यानी 2 इंटू एल प्लस एल इंटू वी। अब ध्यान रखना सर, एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का मान ये रखा है 17 का स्क्वायर, एल प्लस वी का मान ये रखा है 23, तो हम यहां लिखेंगे एल प्लस वी का मान 23 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का मान 17 का स्क्वायर प्लस के आ गया केवल 2 इंटू एल इंटू वी। और अब हम मान किसका निकालेंगे, एल इंटू वी का। 23 का स्क्वायर है माइनस 17 का स्क्वायर इस तरफ भेजा तो ये 17 का स्क्वायर है बराबर क्या आ गया, 2 इंटू एल इंटू बी। बात समझ में आ रही होगी बात सर, समझना सर जरा। यदि यहां पर कहें 23 का स्क्वायर 529 आ जाएगा, यानी कि 23 का यदि वर्ग करते हो तो 23 का वर्ग कितना होगा, 529 माइनस, यदि 17 का वर्ग करते हो तो 289, यानी कि आप यहां पर क्या लिख लिया, माइनस 289 बराबर कितना आ गया, 2 इंटू एल इंटू बी। अब यदि इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका 120 बचेगा, 240 बचेगा, ये 0 है, ये 8 4 12 है, और ये आपका कितना रहेगा 2, 240 बराबर कितना आ गया 2LV। 240 को 2 से काट दिया, 120 बराबर क्या है, एल इंटू बी। और एल इंटू बी ही क्या है, उस आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल का मान क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एल वी बराबर क्या आ गया, 120, और यही आपका क्या है, आयत का क्षेत्रफल या खेत का क्षेत्रफल। बात समझ गए कि नहीं सर, बताओ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, ये प्रश्न बहुत आते हैं, ये प्रश्न तो 2 बार यूपी टेट में आया है, ध्यान रखना। आंसर तक याद है और आप टिक कर सकते हो सीधे। बताओ कोई दिक्कत हो यहां तक, बोलो बताओ सर, कोई दिक्कत है? नहीं, चलें आगे सर। सर जितने हम तुम्हें ये यहाँ पर सवाल करा दें, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा तय है, मतलब ये नहीं आएंगे लेकिन इसी पैटर्न पर आएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यदि कहता है 2-1 कोष्टक के अंदर उसके ऊपर दिया गया है होल आपकी मंझला कोष्टक की पावर -1, कहा गया है कि सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी अभाज्य संख्या, सम संख्या, 2 का गुणज विषम संख्या। पर कहा गया है कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। तो यहां पर देखना सर जरा, 2 की पावर -1 कोष्टक है और उसके पावर आपने क्या कर दिया, ये कोष्टक है और ये कर दिया है -1, यही दिया है सर, समझना। वैसे तो देखा जाए ये पता नहीं इन्होंने कैसा लिखा है, ये यहाँ पर ये खाली छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये 1 है, ठीक है ना सर, अपने मन से मान लेते हैं। अब देखना सर जरा, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती 2-2 कोष्टक लगाने की, क्या जरूरत है, एक ही से लगा दो तब भी, लेकिन यहाँ 1 होगा वो छूट गया, मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना सर, अब यदि कहें तो ध्यान करो, आपको हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी क्या, x की पावर m की होल पावर जब n हो तो बदलता है x की पावर m इंटू किसमें, n में, और जब भी x की पावर m की पावर n हो तो ये x जाता है m1 गुणे m2 डॉट 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 कहाँ तक जाते हो, mn तक जाते हो, यही बताया था सर कि नहीं। अब देखना सर जरा, 2 की पावर -1 की पावर 1 है, ये -1 है, तो ये होल पावर है, और होल पावर है तो आपस में क्या होते हैं, m इंटू n के रूप में परिवर्तित होते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में चलते हैं। अब जरा मल्टीप्लाई के रूप में लेते हैं तो 2 की पावर -1 रहने देते हैं, इंटू पहले इस कोष्टक को खत्म करते हैं, मझले कोष्टक को, तो 1 का गुणा -1 में होगा तो आपका -1 ही क्या होगा उत्तर। बात समझ गए, क्योंकि 1 गुणे आपने -1 किया तो उत्तर क्या रहेगा, सदैव -1। फिर यदि कहें 2 की पावर -1 इसकी पावर -1 है, यदि इसका गुणा -1 का गुणा -1 में होगा तो उत्तर क्या आएगा 2, क्योंकि माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब 2 एक अभाज्य संख्या है और प्रथम अभाज्य संख्या है, जानते हो सर, इसको तो भूलना ही नहीं है। 2 एक अभाज्य संख्या, ये भी सही। 2 को सम संख्या भी कहते हैं, और 2 एकम 2 यानी कि 2 का गुणज भी है, ये नहीं है क्या आपकी विषम संख्या। तो ए बी सी आपके 3 ऑप्शन सही हैं, और ए बी सी आपके 3 ऑप्शन इस सी विकल्प में सही हैं। बात समझ गए कि नहीं सर, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई सर, सरल प्रश्न है सर। चलिए देखो अगला पॉइंट, इन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सुनना सर जरा, कौन सा कथन सही है।
इन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? एक भाज्य संख्या विषम हो सकती, बिल्कुल हो सकती भाज्य संख्या। 15 जो है ये भाज्य है, किसी से भी ये कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, तो ये भाज्य संख्या है और ये आपकी क्या है? विषम है। मतलब ये पहला विकल्प क्या है आपका? सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1, नहीं कहना मूर्ख बना रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कितनी होती? 2 होती है, यानी ये गलत है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, नहीं। 2 अभाज्य संख्या ली तुमने, 2 ले लिया और 3 ले लिया तो 5, ये ठीक है, आ गया। आपने 7 ले लिया और आपने 2 ले लिया, 7 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 9 आ गई और 9 आपकी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो सदैव अभाज्य संख्या नहीं होती, कभी कभार अभाज्य संख्या होती है, तो कभी कभार भाज्य संख्या होती है, यानी ये ऑप्शन भी आपका क्या है? गलत है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, तो तुम भी कहना मूर्ख बना रहे। 2 आपकी है तो सम अभाज्य संख्या, तो आपका ये भी क्या है? गलत। तो केवल एक ऑप्शन जो है वो आपका क्या है? सही है। बात समझ में आई कि नहीं सर? बात समझ में आई कि नहीं सर? क्या कहा था? 2 आपकी एक अभाज्य संख्या है, आपकी 2 अभाज्य संख्या है और वो आपकी एक सम अभाज्य संख्या है। पूरी अभाज्य संख्याओं में एक ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या, वो कौन है? आपकी 2। तो आप ये नहीं कहोगे कि कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है ना, सम अभाज्य संख्या 2 है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता नहीं। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल अभाज्य संख्या होता है, ये सही है, लेकिन सदैव नहीं होता, क्योंकि कभी कभी 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सम संख्या भी क्या है? आपका होता है। बात समझ गए कि नहीं? मतलब सदैव अभाज्य संख्या नहीं, कभी कभी सम संख्या भी होता है, और ये सम संख्या है। ठीक, सॉरी, विषम तो है लेकिन भाज्य संख्या है। ठीक है ना सर? ये अभाज्य कह रहा है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है सर, पहला ऑप्शन। कुछ आ रहा समझ में कि नहीं? सुनना, 2 संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 व 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? और हमने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट है। 2 संख्याओं का अंतर, मान लिया 2 संख्या A और B हैं, उनका अंतर दिया है किसके बराबर? 5 के बराबर। अंतर है तो हम अंतर का साइन लगाएंगे, और उनका गुणनफल A इंटू B किसके बराबर है? 36 के बराबर है। यही कहा। इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब A है तो A का व्युत्क्रम 1/a होगा, और V है तो V का व्युत्क्रम 1/v होगा। और इन व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है, मतलब व्युत्क्रमों का अंतर 1/a, डिफरेंस क्या होगा? 1/v होगा। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो A भी आपने क्या लिया? एलसीएम लिया। A भी क्या आएगा? एलसीएम। ऊपर क्या आएगा? V, डिफरेंस क्या आएगा? A। VA डिफरेंस का मान किसके बराबर है? 5 के बराबर है। A इंटू B का मान किसके बराबर है? 36 के बराबर है। आपका आंसर यही सही होगा, क्योंकि 5 बटे क्या है? 36 है सर। सरल प्रश्न है सर। ठीक है सर, चलिए अगला प्रश्न। यदि वो कहते हैं 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 और लघुत्तम समावर्तक कितना है? 432। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये आपको क्या करना है? बताना है। तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है सर, समझना सर जरा। सारे प्रश्न लगभग सरल ही है, ऐसे कोई प्रश्न नहीं हमने लिए हैं जो प्रश्न आपके क्या हो? कठिन हो। देखना सर जरा। इन्होंने कहा है, ध्यान करो, पहली संख्या गुणे क्या है आपकी? दूसरी संख्या बराबर क्या कहते हो? एलसीएम, और आप क्या कहते हो? इनटू एचसीएफ। भाई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या आता है? एलसीएम इनटू एचसीएफ। उन्होंने कहा है कि यदि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है? 6 है, तो हमने लिख लिया महत्तम समावर्तक 6। लघुत्तम समावर्तक कह दिया 432, तो आपका 432 है। एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या पूछी गई है कि बताइए दूसरी संख्या का मान क्या होगा। अब दूसरी संख्या का यदि कहें तो दूसरी संख्या सेकंड आप निकालोगे तो क्या करोगे? 432 इंटू 6, आप कौन क्या कर दोगे? 48। इसको कैंसिल आउट करो। यदि 6 को 48 से काट दोगे तो 8 बार कैंसिल आउट होगा। फिर 8 को आप काटोगे तो ये आपका 5, और आपका फिर जो बचेगा 54, यानी कि आपका ये आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा? 54। यानी कि जो दूसरी संख्या है वो कितनी होगी? 54। और 54 आपका कौन सा विकल्प में है? डी विकल्प में। ठीक है, ये तो सरल है प्रश्न। ठीक सर, अगला समझना सर। देखना, यदि कोई कहे कि पाइथागोरस त्रिक और इनमें सबसे छोटी संख्या 8 है। भाई पाइथागोरस कोई त्रिक है और उसमें सबसे छोटी संख्या 8 है, तो ज्ञात करना है कि पाइथागोरस त्रिक क्या होगा। समझना सर जरा। जैसे 1 मिनट बस केवल सुन लो सर। यदि कोई विषम संख्या दी है, पहली चीज, या कोई आपकी सम संख्या दी है, सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए मान लें n कोई एक क्या है? आपकी विषम संख्या है, और यहां पर हमने मान लिया कि n आपकी क्या है? एक सम संख्या है। जब भी कभी पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना हो या आपका ट्रिपलेट ज्ञात करना हो, तो देखना सर कैसे निकालते हैं। जो n है आपकी एक विषम संख्या, इस n विषम संख्या को या तो आप
एक एक करके वर्ग करके देखो, स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखो। नहीं आप तरीका समझना सर कैसे करते। जब भी कभी इस प्रकार से कोई विषम संख्या दी है तो हम पहले विषम संख्या लिख लेते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, बाद में चाहे इसको n लिख लेना, ये विषम संख्या है। आपको कुछ नहीं करना, विषम संख्या को क्या करना है, विषम संख्या, इस विषम संख्या का करना है क्या, स्क्वायर, और उस विषम संख्या में देना है 2 से भाग। समझते जानना सर क्या करोगे, जब भी कभी विषम संख्या दी हो उस विषम संख्या का क्या करोगे, स्क्वायर, और उस विषम संख्या में दोगे किससे, 2 का भाग, और 2 का भाग देने के बाद एक बार 1 जोड़ दोगे और एक बार 1 क्या कर दोगे, उसमें से घटा दोगे, यानी विषम संख्या का स्क्वायर माइनस y2 - 1। मतलब क्या, यदि 5 कोई विषम संख्या है, यदि हमें इसकी ट्रिपलेट ज्ञात करना कि इसका पाइथागोरस त्रिक क्या होगा, 5 का किया है तुमने क्या, स्क्वायर कितना आ गया है, 25। भाई समझना सर, आपने 5 का किया है क्या स्क्वायर, आपका कितना आ गया है, 25। समझते चलना सर, यदि 5 का स्क्वायर किया, क्योंकि 5 आपकी क्या थी, एक विषम संख्या थी, 5 का आपने क्या किया, स्क्वायर, और 5 में क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया, ये पूरा अपॉन में करना, ये पूरा अपॉन में करना, नहीं तो तुम्हारा भाग कहाँ जाएगा, अपॉन क्या कर दिया आपने 2, कॉमा आपने विषम संख्या 5 ली और 5 का किया स्क्वायर -1 अपॉन क्या कर दिया 2। अब यहां पर आप देखते हो 5 का स्क्वायर, देखना सर जरा, यहां पर 5 का स्क्वायर ही लिखा रहने दे, विषम संख्या थी, विषम का स्क्वायर प्लस 1/2, विषम का स्क्वायर -1/2, तो विषम का स्क्वायर प्लस 1/2, 25 प्लस 1 आपका कितना है, 24, और 24 का आधा करोगे, यानी कि आपका 24 का आधा कितना करोगे, तो आपका आएगा आंसर 12। या तो सीधा लिख लें सर, 25 प्लस 1 26 अपॉन 2 है, और 25 माइनस 1 अपॉन 2 है, तो यहां पर आपका आएगा 26/2, यहां पर आएगा 24/2, एक उत्तर देगा 12 आया है, एक उत्तर देगा कितना आया है, 13 आया है। तो 5 के 3 2 आपकी संख्याएं प्राप्त हुई, 5 से 1 13 प्राप्त हुई, और एक आपकी क्या हुई, 12। यही 5 12 13 का क्या बनेगा, ट्रिक, मतलब 13 का वर्ग जो होगा वो 5 के वर्ग और 12 के वर्ग के योग के बराबर होगा। लेकिन यदि ये तो विषम संख्या के लिए है, लेकिन यदि कोई पूछे सम संख्या के लिए आप क्या करोगे, तो सम संख्या के लिए सुनना सर, यदि कोई कहता है कि सम संख्या, तो सम संख्या के लिए जब भी आपकी कोई सम संख्या दी है तो सम संख्या के लिए आपको क्या याद रखना है, सुनना सर, जब भी कभी सम संख्या दी हो कुछ नहीं करना सर, सम संख्या का अपॉन 2 का क्या कर दोगे, होल स्क्वायर। समझना सर जरा, सम संख्या में दोगे 2 का भाग और उसका कर दोगे स्क्वायर, और फिर उसमें क्या करना है, 1 घटा देना, और फिर आप सम संख्या अपॉन 2 का होल स्क्वायर करके उसमें से 1 घटा देना। जब आप सम संख्या में 2 का भाग देकर उसका स्क्वायर करोगे और 1 घटा दोगे, सम संख्या में 2 का भाग देकर उसका स्क्वायर करोगे और 1 जोड़ दोगे, तो अपने आप आपको क्या प्राप्त होगा, उसका ट्रिपलेट प्राप्त होगा। जैसे सर यदि हम कहें सम संख्या कोई ले लेते हैं, एक सपोज दैट अभी आपकी जो सम संख्या थी वो थी क्या, 8। अब हमने क्या किया, इस 8 का क्या किया, आधा, और उसका किया स्क्वायर, और प्लस क्या कर दिया 1 या -1, कुछ भी कर लो सर। फिर हमने किया 8/2 और उसका किया स्क्वायर और कर दिया -1। अब देखना सर, 2 से 8 आपका 4 बार कटा, 2 से 8 आपका 4 बार कटा, 4 का स्क्वायर कितना है 16, और 16 में 1 जोड़ो तो कितना आएगा 17, 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16 में 1 जोड़ा तो कितना आया 15, यानी 8 के जो ट्रिपलेट आए वो कितने आए, 15 और 17। अब देखना सर जरा, आपका विकल्प क्या है, 8, 15 और 17, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। बात समझ में आई होगी सर। जब भी कभी आपको पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना हो, या पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना हो, या ट्रिपलेट जिसको कहते हैं, जो विषम संख्या है उस विषम संख्या का स्क्वायर करो, +1 करो, y2 करो, विषम संख्या का स्क्वायर करो, -1 करो, y2 करो। मतलब क्या है, सब विषम संख्या को n मान लें तो n² -1/2 n² +1/2, ये किसको देगा, ये विषम संख्या के ट्रिपलेट को देगा। यदि आप कहें कि सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे प्राप्त करोगे, तो सम संख्या के लिए क्या करना है, n/2 का होल स्क्वायर +1 और n/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या करोगे 1। ये आपके क्या आएंगे, सम संख्या के ट्रिपलेट आएंगे, और उससे क्या आएंगे, आपके विषम संख्या के ट्रिपलेट आएंगे। बात समझ गए सर, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई भी आ जाए सर आप तुरंत क्या निकाल लोगे, टिक कर दोगे। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट समझना सर जरा, अगला पॉइंट क्या कहता है, देखना। अगला प्रश्न है सर, z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या जो है आपकी 4 1 7 z 8 9 से विभाज्य हो। वैसे भी आपके यूपी टेट में या तो 9 से विभाजनीयता पूछी जाएगी या 11 से,
2 3 4 5 8 तो हमने आपको पढ़ा दिए थे, जब कभी भूले बिसरे पेपर में आ जाती, लेकिन 9 और 8 तो भूलना ही नहीं है आपको हमेशा, सॉरी 9 और 11 तो आपको भूलना ही नहीं है। 9 की शर्त क्या बताई थी और 3 की? 3 और 9 में अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित तो वह संख्या 3 से विभाजित है, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित तो वह संख्या 9 से विभाजित है। 11 की विभाजनीयता के लिए बताया था सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 के गुणज के बराबर है तो वह संख्या किससे विभाजित होती है? 11 से विभाजित होती है। ये हमने आपको बताया है सर, फिर सुनना। अब देखते हैं z का मान ज्ञात करना है। यदि संख्या 4 1 7 z 8 है और जो आपकी क्या है 9 से विभाजित, तो हमने यहां पर कहा 4 है 1 है 7 है z है और 8। शर्त कहती है 9 की यदि संख्या का योग संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह 3 से विभाजित होगी और संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह 9 से विभाजित होगी। तो z का मान कब करोगे? 4 + 1 + 7 + z प्लस क्या आ गया है? 8 आ गया। ये रहा आपका 4 + 1 + 7 + z + 8। अब देखते हैं सर 4 + 1 + 7 + z + 8 होगा तो आप इसको जोड़ लो। जोड़ने के बाद z का क्या मान रखें कि वह किससे विभाजित हो जाए? 9 से विभाजित हो जाए, तो वह हमारी संख्या पता चल जाएगी कि 9 से कौन सा अंक आएगा ताकि ये विभाजित होगी। आपने इसको जोड़ा सर, जैसे ही आप जोड़ते हो 7 4 11 और 1 12 और 8 कितने हो गए आपके? 20। यदि 20 में z जोड़ दिया जाए तब ये संख्या किससे विभाजित होती है? 9 से विभाजित होती है। तो 20 में ऐसा कौन सा पद जोड़ दिया जाए? क्या 1 जोड़ने पर 21 9 से विभाजित होगा? क्या 2 जोड़ने पर 22 विभाजित होगा? एक एक करके मान रखोगे, क्योंकि पहले जब तक वो ना कहे न्यूनतम है मैक्सिमम, आप हमेशा कहां से चलोगे? न्यूनतम से चलोगे। और यदि वो बोले न्यूनतम तो फिर आपको न्यूनतम से चलना ही है, लेकिन यदि वो कहे कि अधिकतम कौन सा अंक होगा तो फिर आपको 9 से उसको पुट वैल्यू करके रखना है। बात समझ गए? z का मान z बराबर 1, z बराबर 2, z बराबर 3 एक एक करके पुट करोगे। जब कुछ ना कहे तो 1 से जाओगे लिस्ट से, लेकिन यदि वो कह दे कि न्यूनतम या अधिकतम तो फिर आप कहां से जाओगे? अधिकतम से तो अधिकतम वैल्यू लोगे और न्यूनतम से तो न्यूनतम वैल्यू से रखना स्टार्ट करोगे। उन्होंने कहा z बराबर 1 z बराबर 2, क्या z बराबर 1 रखने पर 21 विभाजित है 9 से? नहीं। क्या 22 विभाजित है? क्या 23 विभाजित है? क्या 24 25 26 27 आपका विभाजित होगा। तो 27 कब होगा? जब z का मान क्या रख दिया जाएगा? 7। तो 20 + 7 बराबर आपका क्या आएगा? 27 और ये 9 से विभाजित, तो z का मान क्या आएगा? 7। ये रहा ए ऑप्शन में z का मान 7। बात समझ गए कि नहीं सर? ठीक है, चलिए ये समझना सर। यदि कोई कहता है इसका मान क्या होगा, ये दिया गया है 2160 बराबर है क्या? ये दिया है 2160 बराबर है 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c है। तो ज्ञात करना है क्या? ज्ञात कीजिए 3 की पावर a इंटू 2 की पावर -b इंटू 5 की पावर क्या है? -c। इसका मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। आप समझना सर, जरा कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लेते हैं। सुनना, ये आपकी कंडीशन दी गई है, आपको इस